हिंदी। बेशर्म आत्मा क्रेन। वैसे भी हम दोनों के लिए एक ही आत्मा सारस पर्याप्त है। पॉलिन ने अपना सिर हिलाया और अजाक्स को आत्मा सारस को वश में करने के लिए मजबूर नहीं किया। कुछ मिनटों के बाद बेहोश आत्मा क्रेन जाग उठी और अपने आसपास का वातावरण जांचने लगी। दूर से पॉलिन को देखकर आत्मिक सारस बिना किसी भय के उसकी ओर बढ़ा। मैंने कितना प्यारा पक्षी पाला है, हा हा हा। पॉलिन ने हंसते हुए उस आत्मा सारस को देखा जो धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। हाँ, अजाक्स ने अपना सिर हिलाया लेकिन उसे अपने सामने मौजूद स्पिरिट क्रेन की हरकतें कुछ अजीब लगीं। सामान्यतः एक बार जब आत्मिक पशु को वश में कर लिया जाता है तो वह उस व्यक्ति के साथ जल्दी से मित्रवत नहीं हो जाता जिसने उसे वश में किया था। हालांकि जिस स्पिरिट क्रेन को पॉलिन ने पालतू बनाया था उसने बहुत जल्दी ही उनके पास आकर मित्रतापूर्ण संकेत दिया। इसलिए उन्होंने तुरंत इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। डिंग। आत्मा जानवर, आत्मा क्रेन। ताकत, मध्य स्तर, रैंक 3। विवरण। एक आत्मा पक्षी जो स्वतंत्रतापूर्वक उड़ना पसंद करता है और किसी के द्वारा वश में नहीं होना चाहता। इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, अजाक्स ने सोचा। जानकारी देखने के बाद भी अजाक्स को लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब अजाक्स आत्मिक सारस के व्यवहार के बारे में विचार करने में व्यस्त था, वह धीरे धीरे पॉलिन के पास आया। हा हा हा। पॉलिन ने अपने नवपालित आत्मा सारस को सहलाने के लिए अपना हाथ उठाया। हालांकि इससे पहले कि वह अपना हाथ बढ़ाकर उस सारस को सहला पाता, उसने अपनी तीखी चोंच से पॉलिन पर हमला कर दिया। पॉलिन, जो रक्षाहीन था, उसकी चोंच से बच नहीं सका। यद्यपि वह चकमा नहीं दे सका, फिर भी उस आत्मा बगुला ने चोंच मारने में अधिक बल का प्रयोग नहीं किया। अतः उस पर केवल एक छोटा सा घाव रह गया। चोंच मारने के बाद आत्मिक सारस एक सामान्य पालतू जानवर की तरह उसके पास बैठ गया। वरिष्ठ भाई पॉलिन, आपके पास कोई पागल सारस है, हा हा हा। अजाक्स अपनी हंसी नहीं रोक सका जब उसने देखा कि कैसे आत्मा सारस ने रवैया दिखाया लेकिन फिर भी पॉलिन के पास बैठा रहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अजाक्स के शब्दों को सुनकर पॉलिन अवाक रह गया और उस आत्मिक सारस की ओर देखने लगा जो एक वफादार पालतू जानवर की तरह उसके पास बैठा था। ये पता लगाना बहुत कठिन नहीं था कि आत्मा अनुबंध होने के बाद भी आत्मा क्रेन ने उसे क्यों चोंच मारी। सच तो ये था कि इस जबरदस्ती के अनुबंध से आत्मिक सारस क्रोधित हो गया था और वह अपना कुछ गुस्सा उस व्यक्ति पर निकालना चाहता था जिसने उसके साथ जबरदस्ती का अनुबंध किया था। उसने एक बार फिर उसे छूने की कोशिश की लेकिन आत्मिक सारस ने कुछ नहीं कहा और उसे अपने पंख सहलाने दिए। देखो, इसे संभालना आसान है। पॉलिन ने कुछ जल आत्मा पत्थर निकाले और उसे खाने दिया। जल आत्मा पत्थरों को देखकर आत्मा क्रेन ने जल्दी से एक ही घूंट में निगल लिया और अधिक के लिए पॉलिन की ओर देखा। आत्मिक पत्थरों का एक और उपयोग यह था कि इसका उपयोग आत्मिक जानवरों के भोजन के रूप में किया जा सकता था। भोजन का वह प्रकार जो उन आत्मिक जानवरों को एक निश्चित संख्या में आत्मिक पत्थरों का सेवन करने पर अपनी ताकत बढ़ाने की अनुमति दे सकता है। इसलिए जब पॉलिन ने उसे जल आत्मा पत्थर दिया तो उसने अपना अभिमानी रवैया त्याग दिया और मासूम नजर से पॉलिन को देखा। जरूर, लेकिन हमें भी तुम्हारे साथ उड़ने दो। अपने अंतरिक्ष वलय से और अधिक आत्मा पत्थर निकालते हुए पॉलिन ने धीरे से पूछा। यद्यपि यह उसका पालतू आत्मा जानवर था, लेकिन इसके रवैये को देखते हुए पॉलिन ने इसे पानी के आत्मा पत्थरों के साथ फंसाया। आत्मिक सारस एक क्षण के लिए रुका और फिर अजाक्स की ओर देखकर अपना सिर हिलाया। यह अच्छी बात है, अभी इन्हें ले लो, बाद में मैं और दूंगा। पॉलिन ने उसे केवल 2 स्पिरिट स्टोन दिए और कहा कि गंतव्य पर पहुंचने के बाद वह और देगा। उसने जल्दी से दोनों आत्मिक पत्थरों को निगल लिया और अपने बड़े पंख फैलाकर उन्हें अपने पीछे बैठने का संकेत दिया। अब आत्मा सारस की बेशर्मी पर अवाक होने की बारी अजाक्स की है। फिर भी वह क्रेन की ओर चला गया और पॉलिन के साथ उसकी पीठ पर बैठ गया। जैसे ही वे उस पर सवार हुए, आत्मिक सारस आकाश में उड़ गया और पॉलिन के आदेश पर शापित जंगल के मध्य भाग की ओर चला गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह अल्पविराम डॉट। जब अजाक्स और पॉलिन अभिशाप जंगल के मध्य भाग की ओर उड़ रहे थे तो हत्यारे संप्रदाय के विभिन्न हॉलों में हलचल मच गई। मिशन हॉल में तीसरे एल्डर, उस लड़के के बारे में खबर है जिसके बारे में आपने हमें पता लगाने को कहा था, एक नकाबपोश शिष्य ने आदरपूर्वक झुकते हुए धीमी आवाज में कहा। सचमुच? तीसरे बुजुर्ग ने अपनी सीट से उठकर उत्साह से पूछा। हाँ, एल्डर, जानकारी के अनुसार वह लड़का भाड़े के सैनिकों के समूह के एक मिशन पर एक अन्य लड़के के साथ शापित जंगल में प्रवेश कर गया था, नकाबपोश शिष्य ने उसी धीमी आवाज में समझाया। तीसरे बुजुर्ग ने एक क्षण सोचने के बाद कहा, अपने साथ 10 कुलीन कमांडर क्षेत्र हथियारों को ले जाओ और उस लड़के को मार डालो और उसका सिर ले आओ। हाँ एल्डर, नकाबपोश शिष्य जवाब देने के बाद मिशन हॉल से गायब हो गया। यदि दानव दुनिया का आक्रमण अपेक्षित न होता तो मैं स्वयं उस बदमाश को मारने चला जाता, तीसरे बुजुर्ग ने अपने निजी शिष्य के मिशन हॉल से गायब हो जाने के बाद मन ही मन सोचा। इससे पहले हत्यारे संप्रदाय के सभी बुजुर्गों को एक आपातकालीन नोटिस मिला था जिसमें कहा गया था कि दानव दुनिया के संभावित आक्रमण के कारण हत्यारे संप्रदाय के परिसर को न छोड़ें।
इसलिए वह फिलहाल हत्यारे संप्रदाय को छोड़ने में असमर्थ था। फिर भी मेरे सबसे बड़े निजी शिष्य के लिए मिशन का नेतृत्व करना कोई समस्या नहीं है। हाल ही में अपनी बढ़ी हुई सामान्य क्षेत्र शक्ति के साथ वह आसानी से मिशन पूरा कर सकता है। फिर भी उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि मिशन विफल हो जाएगा, क्योंकि इसका नेतृत्व उनके सबसे मजबूत और सबसे पुराने निजी शिष्य तथा 10 कुलीन कमांडर हथियारों द्वारा किया जा रहा था। तीसरे बुजुर्ग की आंखें चमक उठी जब उन्होंने सोचा कि यदि मिशन सफल रहा तो वह मुख्यालय से अपनी मान्यता वापस पा सकेंगे। इसलिए वह अपनी सीट पर चले गए और ध्यान करना शुरू कर दिया। NO12BigJan.com अनुशासन हॉल में। लानत है तीसरे एल्डर पर। मुख्यालय के मिशन के बारे में कुछ भी नहीं जानने का नाटक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहले एल्डर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, जिससे उसके निजी शिष्यों में सिहरन पैदा हो गई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता हूं और तुम्हारा ख्याल रखता हूं। फिर भी तुमने मुझे पिछले कुछ सालों में अपने द्वारा किए जा रहे मिशनों के बारे में नहीं बताया। हर बीतते पल के साथ वह और भी क्रोधित होता गया। हत्यारे संप्रदाय में पहला बुजुर्ग सोचता था कि वह सभी बुजुर्गों का नेता है, लेकिन अब कोई ऐसा था जिसका वह पिछले कुछ वर्षों से ख्याल रखता था, जो मुख्यालय से गुप्त रूप से मिशन पूरा करता था। कभी न लौटने वाली गुफा। पहले प्राचीन को और भी अधिक गुस्सा आया जब उसने सोचा कि कैसे उसने हमेशा तीसरे प्राचीन का पक्ष लिया और यहां तक कि दूसरे प्राचीन का विरोध भी किया। हालांकि हाल ही में उन्हें पता चला कि वही तीसरा बुजुर्ग मुख्यालय से कुछ मिशन पूरे कर रहा था और उन्हें बताए बिना खुद के लिए पुरस्कारों का आनंद ले रहा था। उसे तीसरे बुजुर्ग के प्रति ईर्ष्या, घृणा और अन्य सभी नकारात्मक भावनाएं महसूस हुईं। गुरुजी, मैं आपको कुछ बताना चाहता था। अनुशासन कक्ष की वर्दी पहने एक शिष्य आगे आया और अपनी पीठ पीछे पसीने से लथपथ होकर बोला। यह क्या है? पहले बुजुर्ग ने अधीरता से पूछा। अभी अभी हमारे गश्त कर रहे कुछ शिष्यों ने तीसरे बुजुर्ग के सबसे बड़े निजी शिष्य को कुछ मजबूत मिशन हॉल शिष्यों के साथ संप्रदाय से बाहर भागते हुए देखा। शिष्य ने जल्दी से कहा। उसे डर था कि अगर उसने कुछ भी समय बर्बाद किया तो उसके गुरु उसे मार देंगे। लगता है यह उसी मिशन से जुड़ा है। पहले बुजुर्ग का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने पूछा, वो लड़का कहाँ है जिस पर नजर रखने के लिए मैंने तुम्हें कहा था? हमारा एक शिष्य जो उनका पीछा कर रहा था, उसने सूचना भेजी कि वह लड़का दल के एक अन्य सदस्य के साथ एक मिशन पर शापित जंगल में प्रवेश कर गया है, शिष्य ने शीघ्रता से बताया। वह एडमंड आदमी क्या सोच रहा है, जो इस समय अपने दस्ते के युवाओं को मिशन पर भेज रहा है? उसने मन ही मन सोचा। शीर्ष भाड़े के सैनिकों के दस्तों के कप्तानों की तरह प्रथम बुजुर्ग भी एडमंड के काम करने के तरीके से हैरान था। जो भी हो, पहले मुझे इस लड़के का सिर लाने दो, फिर मैं उस खूनी तीसरे बुजुर्ग को दिखाऊंगा कि मुझसे महत्वपूर्ण बातें छिपाने का क्या मतलब है। पहले बुजुर्ग ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों की ओर देखा और आदेश दिया, उस लड़के को मार डालो और उसका सिर मेरे पास लाओ। अगर दूसरे हॉल से शिष्य तुम्हारे रास्ते में आते हैं तो बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें भगा दो। यद्यपि तीसरे बुजुर्ग ने अतीत में जो मिशन किए थे उन्हें हत्यारे संप्रदाय के अन्य बुजुर्गों के साथ साझा किया जा सकता था, तथापि उन्होंने कोई विवरण साझा नहीं किया और गोपनीयता बनाए रखी, क्योंकि वह स्वयं के लिए पूर्ण पुरस्कार प्राप्त करना चाहते थे। मिशनों की गोपनीयता बनाए रखने के कारण मुख्यालय ने उन्हें और अधिक मिशन सौंपे। उनका आदेश सुनकर हॉल में मौजूद सभी शिष्य गायब हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन न केवल मिशन और अनुशासन हॉल में, बल्कि अन्य सभी हॉलों में भी यही चर्चा हुई और अपने कुछ सबसे मजबूत शिष्यों को अजाक्स को मारने के लिए भेजा गया। अजाक्स और पॉलिन, जो क्योड वाइल्डनेस के मध्य भाग की ओर उड़ रहे थे, उन्हें यह पता नहीं था कि हत्यारे संप्रदाय के सभी 12 हॉलों द्वारा उनकी तलाश शुरू कर दी गई थी। वरिष्ठ भाई देखो, क्या ये वही कभी न लौटने वाली गुफा है जिसका मिशन में उल्लेख किया गया था? स्पिरिट क्रेन पर 6 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरने के बाद अजाक्स ने एक प्राचीन दिखने वाली गुफा की ओर अपनी उंगली दिखाते हुए पॉलिन से पूछा। हालांकि अपनी वर्तमान शक्तियों के साथ शापित जंगल के बाहरी भाग से आत्मिक जानवरों की देखभाल करना उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। ऐसा लगता है मिशन में बताए गए स्थान और विवरण के अनुसार यह उस गुफा के परिवेश से बिल्कुल मेल खाता है। पॉलिन ने प्राचीन दिखने वाली गुफा के परिवेश को देखा और अपना सिर हिलाया। प्राचीन दिखने वाली इस गुफा के आसपास घास का एक भी टुकड़ा नहीं उगता था। वहां कोई भी आत्मिक पशु या आत्मिक पक्षी मौजूद नहीं था, जिससे यह एक निर्जन क्षेत्र जैसा लग रहा था। जब भी कोई मिशन भाड़े के सैनिकों के समूह के मिशन बोर्ड पर पोस्ट किया जाता था, तो मिशन के स्थान का पता लगाने के लिए सभी प्रकार के विवरण होते थे। अतः भाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के आधार पर उन्होंने प्राचीन दिखने वाली गुफा को कभी न लौटने वाली गुफा से जोड़ दिया। जैसा कि नाम से पता चलता है, कभी न लौटने वाली गुफा एक ऐसी गुफा थी जहां लोग प्रवेश तो कर सकते थे लेकिन वापस नहीं लौट सकते थे। हालांकि प्रवेश करने वाले लोग मरे नहीं थे, क्योंकि उनके जीवन के अवशेष अभी भी उनके परिवार के सदस्यों के पास सुरक्षित थे।
अपने बच्चों को वापस लाने के लिए उनके कुछ उच्च शिक्षित परिवार के सदस्यों ने गुफा में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन वे गुफा में प्रवेश करने में असमर्थ रहे क्योंकि कुछ शक्तिशाली अवरोधों ने गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस अवरोध से केवल सामान्य क्षेत्र से नीचे के साधकों को ही प्रवेश की अनुमति थी। इसलिए शक्तिशाली परिवारों ने गुफा के पीछे के रहस्य का पता लगाने के लिए कुछ कुलीन कमांडर क्षेत्र साधकों का उपयोग गुफा में प्रवेश करने के लिए किया। अपने प्रयासों के बावजूद वे गुफा के पीछे कोई रहस्य नहीं खोज पाए और यहां तक कि कुछ कुलीन कमांडर क्षेत्र साधकों को भी खो दिया। कई प्रयासों के बाद भी वे गुफा के बारे में कुछ भी पता लगाने में असमर्थ रहे और उन्होंने इसका नाम कभी न लौटने वाली गुफा रख दिया। अंततः जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग इस कभी न लौटने वाली गुफा के अस्तित्व को भूल गए। वहीं कई लोगों ने कहा कि कभी न लौटने वाली गुफा के बारे में सभी बातें निराधार अफवाहें हैं। हालांकि कभी न लौटने वाली गुफा से संबंधित एक मिशन रहस्यमय तरीके से भाड़े के सैनिकों के समूह के मिशन बोर्ड पर प्रकट हुआ था। आइए पता लगाएं कि इस तथाकथित कभी न लौटने वाली गुफा के अंदर वास्तव में क्या है, पॉलिन ने प्राचीन दिखने वाली गुफा को देखते हुए कहा। अजाक्स और पॉलिन भी उन लोगों की दूसरी श्रेणी में थे जो गुफा के बारे में निराधार अफवाहों पर विश्वास नहीं करते थे। हालांकि इसके पीछे एक कारण था, क्योंकि उनके दस्ते के कप्तान एडमंड उस कभी न लौटने वाली गुफा से सफलतापूर्वक लौट आए थे, जिसके बारे में केवल हिज ग्रुप दस्ते के सदस्यों को ही पता था। भोजन के समय हुई एक बातचीत में ओदो ने एडमंड के चौंकाने वाले रहस्य का खुलासा किया, जो कभी न लौटने वाली गुफा से जीवित वापस लौट आया था। हालांकि जब अजाक्स और अन्य लोगों ने उससे गुफा के बारे में बताने को कहा, तो एडमंड ने ओदो को इसके बारे में कुछ भी कहने से रोक दिया। आपको बस इतना जानना है कि आप अभी भी जानने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हैं, यह एडमंड का उनके लिए उत्तर था। उस समय अजाक्स कुलीन सैनिक क्षेत्र तक भी नहीं पहुंचा था, इसलिए उसने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि अब उसे अपने मिशन को पूरा करने का पूरा भरोसा था, क्योंकि उसके शस्त्रागार में तात्विक आत्माएं और कुछ आत्मिक जानवर थे। यद्यपि उसे कभी न लौटने वाली गुफा में जीवित बचे रहने का भरोसा था, फिर भी वह कोई संभावित एक खतरे की रेटिंग वाला मिशन नहीं लेना चाहता था, जिसका उल्लेख मिशन की जानवर की खाल में किया गया था। इसलिए उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे इसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन जब उन्होंने नवनिर्मित सिस्टम मिशन को देखा और जाना कि मिशन की केवल B- खतरे की रेटिंग थी, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया। NO12B ओम। हथियार चिन्ह। चूंकि सिस्टम ने कभी न लौटने वाली गुफा के पीछे का रहस्य मिशन को B- खतरे की रेटिंग वाला मिशन बताया था, इसलिए वह इसे पूरा करना चाहता था। उत्साह या किसी और वजह से नहीं, बस इनाम के लिए जिसने अजाक्स को मिशन पूरा करने के लिए प्रेरित किया। अजाक्स, जब हम गुफा में प्रवेश करेंगे तो हर समय अपना ध्यान केंद्रित रखने की कोशिश करना, पॉलिन ने अजाक्स को चेतावनी दी जब वे धीरे धीरे गुफा में प्रवेश कर रहे थे। अजाक्स ने जवाब में अपना सिर हिलाया और एक हद तक सतर्कता बनाए रखी। जल्द ही वे गुफा में प्रवेश कर गए, जो पूरी तरह से प्रकाश से रहित और पूर्णतः शांत थी। इसे देखकर ही वे अंधेरे में किसी भी अज्ञात प्राणी के प्रति सतर्क हो जाते थे। क्या मुझे आग पैदा करने के लिए अग्नि तकनीक का उपयोग करना चाहिए? घने अंधेरे को देखकर अजाक्स ने मन ही मन सोचा। अजाक्स, जरा रुको। जैसे ही वह अपनी प्रकृति के सार से अग्नि उत्पन्न करने वाला था, उसने पॉलिन की आवाज सुनी। अजाक्स को नहीं पता था कि पॉलिन ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसने जल्द ही पॉलिन के हाथ में एक चमकता हुआ कागज देखा जो धीरे धीरे हवा में तैर रहा था। एक प्रकाश ताबीज। अजाक्स प्रकाश ताबीज से आश्चर्यचकित था। हाँ, तुम्हें पता है कि मैं तावीजों का संग्रह करता हूँ, है न? पॉलिन ने हंसते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, अजाक्स ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। दस्ते के सभी सदस्य जानते थे कि पॉलिन अपने सामने आने वाले किसी भी प्रकार के ताबीज को इकट्ठा कर लेगा। उदाहरण के लिए, जब वे बाजार गए, तो पॉलिन ने रक्षा प्रकार का एक तावीज खरीदा। इसलिए अजाक्स को प्रकाश तावीज देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि प्रकाश तावीज आमतौर पर दुर्लभ होता था। प्रकाश ताबीज के कारण आसपास का अंधकार गायब हो गया, जिससे उन्हें आराम महसूस हुआ और वे गुफा के अंदर का दृश्य देख पाए। बड़े भाई, ये चित्र क्या हैं? अजाक्स ने गुफा पर बने चित्रों की ओर इशारा किया। पॉलिन ने उस दिशा की ओर देखा जिस ओर अजाक्स ने अपनी उंगली उठाई थी। गुफा की दीवारों पर उसने कुछ निशान देखे जो कुछ गहन ज्ञान से भरे हुए थे। ये हथियार द्वारा बनाए गए हैं और मुझे लगता है कि इन्हें हथियार चिन्ह कहा जाता था, पॉलिन ने दीवार पर बने अजीब चित्रों को देखते हुए कहा। के। अचानक एक भूतिया हंसी सुनाई दी, जो धीमी थी, लेकिन शांत गुफा में उन्हें आसानी से सुनाई दे रही थी। वहां कौन है? पॉलिन और अजाक्स तुरंत सतर्क हो गए और एक दूसरे से पीठ सटाकर खड़े हो गए तथा अपनी आंखों से पूरी गुफा को देखने लगे। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह साधक के लिए प्रथम स्तर का परीक्षण क्षेत्र था। गुफा के एक कोने से एक मानव आकृति उभरी और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी।
एड्स बाय पब फ्यूचर। यद्यपि वे आवाज को स्पष्ट रूप से सुन पा रहे थे, लेकिन वे दूर स्थित मानव आकृति को तब तक स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे जब तक वह प्रकाश ताबीज की सीमा में नहीं आ गई। यह मानव आकृति पूरी तरह से काली गैस से बनी थी तथा इसमें आंखें नहीं थीं। उसके पास केवल एक मुंह था जिससे वह लगातार भूतिया हंसी निकालता रहता था। आप कौन हैं? जब तक तुम दीवार पर लगे हथियार के निशानों को समझ लेते हो, तुम गुफा से बाहर जा सकते हो। के वह उनसे कुछ कदम दूर रुक गया और उनके प्रश्न का उत्तर दिए बिना बोला। सबसे पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और यह जगह क्या है। जब पॉलिन ने मानव आकृति के शब्द सुने तो वह क्षण भर के लिए रुक गया और कुछ सोचने लगा। हालांकि अजाक्स ने पहले से जुटाए गए साहस के साथ अपने सामने खड़े प्राणी से भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, मैं उत्तर तभी दूंगी जब तुम इनमें से किसी एक को भी समझ सको। के आकृति ने दीवार पर बने चित्रों की ओर अपनी उंगली दिखाते हुए कहा। अजाक्स, चलो पहले चलें। आश्चर्य की बात यह है कि पॉलिन ने अचानक अजाक्स से यह कहा, जिससे वह भ्रमित हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा और पॉलिन के पीछे पीछे गुफा से बाहर की ओर चला गया। जब तक तुम इसे समझ नहीं लेते तब तक तुम यहां से नहीं जा सकते। के मानव आकृति ने अजाक्स और पॉलिन को जाने से नहीं रोका और वह अपनी भूतिया हंसी के साथ हंसने लगा। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकलने वाले थे, एक अवरोधक ने उन्हें गुफा से बाहर निकलने से रोक दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या? पॉलिन और अजाक्स दोनों चौंक गए और मानव आकृति की ओर देखने लगे। अब तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना? के आकृति ने हमेशा की तरह हंसते हुए उत्तर दिया। वरिष्ठ भाई, आपको क्या हो गया है? चलो उन चिन्हों को समझें और कभी न लौटने वाली गुफा के बारे में और अधिक जानें और मिशन पूरा करें। अजाक्स ने पॉलिन को उन चिन्हों को समझने और कभी न लौटने वाली गुफा के बारे में और अधिक जानने के बारे में सुझाव दिया। उनके अनुसार, यदि वह मिशन पूरा कर लेते हैं तो उन्हें कभी न लौटने वाली गुफा के बारे में अधिक जानकारी मिल सकेगी, जिससे उन्हें सिस्टम मिशन पूरा करने में मदद मिलेगी। एक अन्य कारण, वह इसलिए भी जानना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि कैप्टन एडमंड ने भी कुछ चिन्हों को समझ लिया होगा और इसी कारण वह कभी न लौटने वाली गुफा से वापस लौट आया होगा। हालांकि एडमंड ने अपनी उपलब्धि की घोषणा दुनिया के सामने क्यों नहीं की, यह उनके लिए अभी भी एक रहस्य था। इसलिए वह हथियार के चिन्हों को समझना चाहता था और कभी न लौटने वाली गुफा के बारे में सभी रहस्यों को उजागर करना चाहता था। अजाक्स, मुझे लगता है उस प्राणी में कुछ गड़बड़ है। ये राक्षस का प्राणी लगता है, इसलिए बेहतर है कि इसकी बात न सुनी जाए। पॉलिन ने अजाक्स के सवाल का जवाब दिया और चेहरे पर ठंडे भाव के साथ उस मानव आकृति को देखा। हाँ, मैं एक राक्षस हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई रूप नहीं है या मैं अपनी किसी भी तकनीक का उपयोग नहीं कर सकता। काले धुएं से ढकी मानव आकृति ने कहा और फिर कुछ देर रुककर आगे कहा, हालांकि एक बात पक्की है, अगर तुम जाना चाहते हो तो उन चिन्हों को समझो, अन्यथा तुम भी उनकी तरह मेरे साथ जा सकते हो। NO12BIN.C ओम। मानव आकृति ने कुछ दिखाई देने वाली जगहों पर अपनी धुंधली उंगली से इशारा किया। वे जगहें पूरी तरह से मानव कंकालों से ढकी हुई थीं। वरिष्ठ भाई, जैसा कहा गया है वैसा ही करते हैं। अजाक्स ने पॉलिन को समझाने की कोशिश की, जो उस धुंधली मानव आकृति द्वारा दिए गए कार्य को पूरा न करने पर अड़ी हुई थी। ये पॉलिन की गलती नहीं है कि उसने धुंधली मानव आकृति की बातों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि वह चीज राक्षसी दुनिया से थी। सामान्यतः मानव जगत में एक कहावत थी कि अपने जीवन की कीमत पर भी कभी किसी शैतान पर विश्वास मत करो। अतः पॉलिन, जो यह मानता था कि दुष्टात्माओं पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, उनके द्वारा दिए गए कार्य को नहीं करना चाहता था। तुम मुझे उन चिन्हों को समझाना चाहते हो? जरूर, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें नष्ट करने दो। अचानक पॉलिन ने हाथ में तलवार लेकर उस मानव आकृति की ओर दौड़ लगाई और अपने सामने खड़ी आकृति पर वार कर दिया। पारदर्शी तलवार। भागते हुए पॉलिन को देखकर धुंधली मानव आकृति ने अपना सिर हिलाया, मानो वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। दूसरी ओर पॉलिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवार से धुंधले मानव आकृति के शरीर को चीर दिया। हालांकि तलवार धुंधले मानव आकृति के गैसीय शरीर से होकर गुजरी, जैसे कि उसके सामने कुछ भी नहीं था। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसी तरह मैं भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए बेहतर होगा कि तुम हथियार के निशानों को समझना शुरू कर दो, अन्यथा तुम्हारा भी अंत उनके जैसा ही होगा। के आकृति ने ये शब्द कहे और अपनी भूतिया हंसी के साथ गायब हो गई। क्या? पॉलिन और अजाक्स दोनों ही उस राक्षस के शब्दों से हैरान थे जो तलवार के निशानों को समझने के लिए कहने से पहले ही गायब हो गया था। उन्होंने पहले एक दूसरे के चेहरे को देखा और फिर सिर हिलाकर दीवार की ओर बढ़ गए। गुफाओं की सभी दीवारों पर कुछ हथियारों के निशान बने हुए थे, इसलिए वे धुंधले मानव आकृति के रूप में राक्षस द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त और समझने में आसान चिन्हों की खोज करते हैं। उन्होंने हथियार के चिन्हों को अलग से चुनने से पहले कुछ समय तक खोज की, जिससे उन्हें चिन्हों को शीघ्रता से समझने में विश्वास हो गया।
पॉलिन ने एक उथला निशान चुना जो मुश्किल से दिखाई दे रहा था क्योंकि उनका मानना था कि यह निशान समझना आसान होगा क्योंकि यह सभी हथियार चिन्हों में सबसे छोटा था। जबकि अजाक्स ने हथियार चिन्हांकन के चयन में एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने एक छोटा लेकिन गहरा निशान चुना। एड्स बाय पब फ्यूचर। दोनों बैठकर निरीक्षण करने लगे और चिन्हों के पीछे छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे वे हथियार के चिन्हों को समझने में डूब गए। कोने में खड़ी धुंधली आकृति उन्हें देख रही थी। चलो देखते हैं, क्या ये बच्चे समझ पाएंगे या फिर अपनी बाकी की जिंदगी मेरे साथ बिताएंगे। के आकृति ने चुपचाप अपने आप से कहा, जब उसने अजाक्स और पॉलिन को देखा जो हथियार के चिन्हों को समझ रहे थे। सेकंड दर सेकंड बीतते गए। जल्द ही सेकंड मिनटों में बदल गए। मिनट एक घंटे में बदल गए। हालांकि अजाक्स या पॉलिन की ओर से कोई हलचल नहीं हुई। अल्पविराम डॉट। जब वे हथियार के चिन्हों को समझ रहे थे तो शाप वन्य क्षेत्र के बाहरी भाग में कुछ नकाबपोश शिष्य आराम कर रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। सबसे बड़े भाई, पहले बड़े भाई, एक कमांडर दायरे के बदमाश को मारने के बारे में इतना गंभीर क्यों है? एक छोटे नकाबपोश व्यक्ति ने दूसरे शिष्य से पूछा, जो उनकी 10 यूनिट टीम के नेता की तरह दिख रहा था। हाँ, बड़े भाई, एक कमांडर दायरे के बदमाश को मारने के लिए हमारे गुरु ने 9 कुलीन कमांडर दायरे और एक स्तर एक सामान्य दायरे के साधक को भेजा था। क्या यह आवश्यक है? एक अन्य शिष्य ने उसी व्यक्ति से पूछा जिससे पहले नकाबपोश शिष्य ने प्रश्न पूछा था। हालांकि पिछले 2 प्रश्नों के उत्तर में सबसे बड़े भाई ने भावशून्य चेहरे के साथ उत्तर दिया और फिर हत्यारे संप्रदाय के मुखौटे से अपना चेहरा ढक लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जरूर, ज्येष्ठ भाई। भावशून्य चेहरा देखकर सभी 9 शिष्यों ने अपनी जिज्ञासा दबा ली और सिर हिला दिया। चलो चलें। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार वह बच्चा शापित जंगल के मध्य भाग की ओर चला गया है, इसलिए हमें उसे ढूंढना होगा, इससे पहले कि अन्य हॉल के सदस्य उसे ढूंढ लें। सबसे बड़े भाई ने बाकी नकाबपोश शिष्यों को आदेश दिया। ये नकाबपोश शिष्य हत्यारे संप्रदाय के अनुशासन कक्ष के सदस्य थे, जो प्रथम एल्डर के आदेश पर अजाक्स की खोज में थे। शापित जंगल के बाहरी भाग में यह एकमात्र समूह नहीं था जो अजाक्स की खोज कर रहा था। हत्यारे संप्रदाय के शेष सभी 11 हॉलों ने अपने अपने हॉल एल्डर के आदेश पर अजाक्स की खोज शुरू कर दी। अल्पविराम डॉट डॉट। इस बात से अनभिज्ञ अजाक्स शांतिपूर्वक गुफा की दीवार पर लगे हथियार के निशान के पीछे के दाव को समझ रहा था। कुछ घंटों के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे गुफा के एक कोने से अजाक्स और पॉलिन को देख रही धुंधली आकृति आश्चर्यचकित हो गई। उथले हथियार के निशान से एक पारदर्शी तलवार निकली और कुछ क्षण तक पॉलिन के सामने मंडराने के बाद सीधे उसकी छाती में जा लगी। उसके अंदर प्रवेश करने के बाद पॉलिन के चेहरे पर एक तनाव उत्पन्न हो गया, जैसे कि वह अपने अंदर कुछ महसूस कर रहा हो। दिलचस्प दिलचस्प। कुछ घंटों में उसने हथियार के अंदर रखे हथियार को जगा दिया। कुछ साल पहले मेरे घर से जिंदा लौटे हथियार से कहीं बेहतर, धुंधली मानव आकृति ने हंसते हुए कहा और 2 बार दिलचस्प कहा। इसके अलावा इसमें पॉलिन की तुलना अतीत के किसी व्यक्ति से की गई है। पॉलिन की चेतना के अंदर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही पारदर्शी तलवार उसकी आत्मिक चेतना में प्रवेश कर गई, पॉलिन ने तुरंत अपनी आत्मिक चेतना की जांच की और देखा कि एक पारदर्शी तलवार उसकी संकुचित तात्विक आत्मा के विपरीत हवा में मंडरा रही थी। पॉलिन अपनी आत्मिक चेतना में अचानक तलवार के प्रकट होने से भ्रमित था। हालांकि उसे पारदर्शी तलवार के साथ एक छोटा सा जुड़ाव महसूस हुआ, जैसे कि वह उससे संवाद कर रही हो। ये तलवार मेरी आत्मिक चेतना में कैसे प्रवेश कर गई? स्वूश। जब वह तलवार और उसके साथ संबंध के बारे में सोच रहा था, तो तलवार उसे काटने के प्रयास में उसकी ओर बढ़ी। पॉलिन, जो आत्मिक चेतना के रूप में थी, को आती हुई तलवार को देखकर एक अशुभ अनुभूति हुई। आत्मिक चेतना रूप वह था जिसमें कोई भी साधक या आत्मिक साधक अपनी आत्मिक चेतना का अवलोकन कर सकता था। ग्लेशियस, इसे बंद करो। इससे पहले कि तलवार उस तक पहुंच पाती, उसने अपनी मौलिक आत्मा ग्लेशियस को उसे रोकने का आदेश दिया। आत्मा चेतना रूप में साधक अपने सबसे कमजोर रूप में होता है, जिसमें न तो कोई साधना होती है और न ही खुद को बचाने के लिए कोई ताकत। इसलिए उसने अपनी तात्विक आत्मा को उस तलवार को रोकने का आदेश देने में संकोच नहीं किया जो उसकी ओर बढ़ रही थी। अपने बुलाने वाले गुरु का आदेश सुनकर जल बर्फ द्वैत तत्व आत्मा तेजी से आगे बढ़ी और पारदर्शी तलवार की मूठ पकड़ने की कोशिश की। यद्यपि उसने तलवार की मूठ पकड़ ली थी, फिर भी ग्लेशियस उसे रोकने में असमर्थ था। उसे तलवार के साथ उसके बुलाने वाले स्वामी की ओर खींचा जा रहा था। क्या बिल्ली है? उस तलवार को देखकर जो उसकी संकुचित तात्विक आत्मा को अपने साथ खींच रही थी, पॉलिन को झटका लगा। जैसा कि ये दिलचस्प रूप से देखा गया था कि पॉलिन उस हथियार का सामना कर रहा था जो उसकी आत्मिक चेतना में प्रवेश कर गया था, आकृति ने हथियार के निशान से एक और आश्चर्यजनक बात घटित होते हुए देखी कि अजाक्स का चयन किया गया था। क्या स्वर्ग का विध्वंसक भाला? क्या धुंधली मानव आकृति उस चीज से पूरी तरह हैरान थी जो हथियार के निशान से उत्पन्न हुई थी कि अजाक्स को चुना गया था। उसने यह बात कैसे समझी?
इसकी प्रारंभिक रुचि सदमे में बदल गई और सोचने लगी, हालांकि यह उस हथियार का केवल मूल रूप था, फिर भी एक कमांडर क्षेत्र साधक इसे समझ नहीं सकता है। उसकी भूतिया हंसी पूरी तरह से गायब हो गई थी, और उसकी सोच भी उथल पुथल हो गई थी जब उसने अजाक्स के सामने हथियार बनाने से एक लंबे पारदर्शी भाले की चौंकाने वाली घटना देखी। लंबे भाले के निर्माण के बाद, वह बिना समय बर्बाद किए अजाक्स की आत्मिक चेतना में जा घुसा। जैसे ही वह उसके अंदर गया, अजाक्स दर्द से चिल्लाया और जमीन पर लौट गया। कुछ ही सेकंड में दर्द गायब हो गया, जब अजाक्स ने अपनी आंखें खोलीं और पॉलिन की ओर देखा। पॉलिन के चेहरे पर शिकन थी। इसके अलावा, गुफा के कोने से धुंधली मानव आकृति उन्हें देख रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, वरिष्ठ भाई पॉलिन को क्या हो रहा है? अजाक्स ने धुंधली मानव आकृति से पूछा, जिसे वह उनके बीच की दूरी के कारण स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। अरे लड़के, पहले अपना ख्याल रखो फिर दूसरों की चिंता करना, धुंधली मानव आकृति ने अपनी हमेशा की भूतिया हंसी के साथ जवाब दिया। जब उसने देखा कि अजाक्स ने अपनी आंखें खोली हैं, तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया तथा उसने अपनी हंसी के साथ उत्तर दिया। अजाक्स को समझ में नहीं आया कि वह व्यक्ति क्या कह रहा था, लेकिन उसने पॉलिन की ओर देखा, जिसकी भौहें प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ बढ़ती जा रही थीं और वह चिंतित था। यदि तुम अपनी आत्मिक चेतना की जांच नहीं करोगे, तो तुम मर जाओगे। अजाक्स को देखकर, जो अभी भी जीवित था, धुंधली मानव आकृति हैरान हो गई और उसने अजाक्स से अपनी आत्मिक चेतना की जांच करने के लिए कहा। यद्यपि उसने उस व्यक्ति की बात सुनी थी, फिर भी अजाक्स ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अभी भी पॉलिन पर नजर रख रहा था तथा उसकी मदद करना चाहता था। लेकिन समस्या ये थी कि उसे इस बात का कोई सुराग नहीं था कि उसके बड़े भाई पॉलिन के साथ क्या हो रहा था। क्या मुझे उसे जगा देना चाहिए? अजाक्स ने पॉलिन को जगाने के अपने विचार को तुरंत अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि इससे उसके भाई को और अधिक नुकसान हो सकता है। वह ठीक है, बस अपनी आत्मिक चेतना पर ध्यान केंद्रित करो। धुंधली मानव आकृति क्रोधित हो गई कि अजाक्स ने उसके पहले के शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अभी भी पॉलिन के बारे में चिंतित था। जैसे ही धुंधली मानव आकृति ने अपने शब्द समाप्त किए, अजाक्स को अपनी आत्मिक चेतना में कुछ हलचल महसूस हुई, लेकिन उसने आकृति को ऐसे देखा जैसे वह उससे कुछ अपेक्षा कर रहा हो। ठीक है, मैं शपथ लेता हूं कि यदि आप अपनी आत्मा की चेतना की जांच करेंगे तो मैं आपके वरिष्ठ भाई की मदद करूंगा। अजाक्स के चेहरे पर जिद्दी भाव देखकर धुंधली मानव आकृति ने अंततः पॉलिन की मदद करने की शपथ ली। जैसे ही उसने ये शब्द सुने, उसने बिना समय बर्बाद किए तुरंत अपनी आत्मिक चेतना की जांच की। अजाक्स को देखने के बाद, जिसने अपनी आत्मिक चेतना की जांच करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थीं, धुंधली मानव आकृति ने बहुत धीमी आवाज में आह भरी। एड्स बाय पब फ्यूचर, अपनी आत्मिक चेतना में, अजाक्स ने एक लंबा पारदर्शी भाला देखा जो हवा में मंडरा रहा था। उसने न केवल लंबा पारदर्शी भाला देखा, बल्कि अपनी छोटी तलवार भी देखी जो भाले के सामने लगभग अदृश्य थी। ये चीज कहां से आई? पॉलिन की तरह, अजाक्स भी एक पारदर्शी भाले की अचानक उपस्थिति से भ्रमित था जो 2 मीटर लंबा था। NO12BigJan.com। लेकिन ये तो शक्तिशाली और शानदार दिखता है, उसने भाले की शक्ल देखकर सोचा। ट्रिंग टिक, जैसे ही वह लंबे पारदर्शी भाले को देख रहा था, उसने उसकी लगभग अदृश्य तलवार पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि, उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि छोटी तलवार ने लंबे भाले के तीखे हमलों का तुरंत बचाव कर दिया। टिंग, कोशिश, लंबे भाले ने अपने भेदी हमले जारी रखे जबकि छोटी तलवार ने बचाव जारी रखा। हथियारों के बीच लड़ाई देखकर अजाक्स को ऐसा लगा जैसे वह उनके हमलों से कुछ समझ रहा है। चूंकि उस व्यक्ति ने पॉलिन की मदद करने की शपथ ली है, इसलिए मैं उनके हमलों से कुछ समझने की कोशिश करूंगा। यद्यपि उसे धुंधली मानव आकृति पर विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उसने महसूस किया कि अपनी आत्मिक चेतना की जांच करने के लिए उसे अजाक्स से शपथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, अजाक्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने पहले चुने गए हथियार के चिन्हों से कुछ समझ लिया है, लेकिन वह अभी भी नहीं जानता था कि वह क्या था। हालांकि, एक बात तो तय थी कि वह धुंधला सा चित्र उसे हथियार के निशान को समझने में मदद कर रहा था। इसलिए उन्होंने दोनों हथियारों के हमलों का निरीक्षण करने में अपना समय लिया। इससे पहले, जब वह हथियार के चिन्हों के पीछे के रहस्यों को समझ रहे थे, तो उन्हें भेदन शक्ति की बुनियादी समझ हासिल हुई। संपूर्ण शरीर बल को केंद्रित करें और उसे हथियार की नोक पर स्थानांतरित करें, ये वह बुनियादी समझ थी जो उन्होंने हथियार के अंकन से हासिल की थी। अब जब उसने लंबे पारदर्शी भाले के भेदी हमलों को देखा, तो उसने हथियार के चिन्हों से पहले से अर्जित उसकी समझ को और बढ़ा दिया। जैसे जैसे उसके सिर में भाले के दाव की समझ बढ़ती गई, उसे भाले की ताकत का एहसास हुआ और उसे ये भी एहसास हुआ कि वह अपने रक्तपिपासु भाले का और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। भाला दाव के साथ, जो धीरे धीरे उसके सिर के अंदर बन रहा था, तलवार दाव जो पहले से ही स्तर 1 पर पहुंच चुका था, वह भी बढ़ गया क्योंकि उसने छोटी तलवार के बचाव हमलों से समझ हासिल कर ली थी। हालांकि, ये भाला दाव की तुलना में बहुत धीमा था। हालांकि,
अजाक्स अपनी तलवार दाव की धीमी समझ से निराश नहीं था। इसके बजाय वह खुश महसूस कर रहा था क्योंकि वह तीव्र गति से भाला दाव को समझने में सक्षम था। जैसे जैसे समय बीतता गया, लंबे भाले के भेदी हमले बढ़ते गए और छोटी तलवार के मुकाबले वह थोड़ा ऊपर हो गया। जैसे जैसे भेदी हमलों की तीव्रता बढ़ती गई, उसकी समझ बढ़ती गई, भाले के प्रहार में भी उसकी दक्षता बढ़ती गई। मुझे लगता है मुझे छोटी तलवार की मदद करनी चाहिए, अन्यथा ये शक्तिशाली पारदर्शी भाले से नष्ट हो जाएगी। अजाक्स अनुमान लगा सकता था कि यदि उसकी छोटी तलवार नष्ट हो गई तो क्या होगा। छोटी तलवार को नष्ट करने के बाद वह निश्चित रूप से मेरे पास आएगा। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी प्रकृति के सार के साथ साथ अपनी स्तरीय तलवार दाव का उपयोग किया। उन्होंने छोटी तलवार को अपने हाथों में ले लिया। अजाक्स का आह्वान सुनकर छोटी तलवार एक शक्तिशाली वार करती है और अजाक्स के हाथ में आ जाती है। रास्ते में कुछ इंच की तलवार एक सामान्य तलवार के आकार में बदल गई और अजाक्स के हाथों में आ गई। यदि तुम लड़ाई चाहते हो तो आओ, अजाक्स ने लंबे भाले की ओर देखा और उसे उस पर हमला करने का इशारा किया। गिल्ड मास्टर और रुल्फेक हेज ग्रूव भाड़े के दस्ते के आवासीय भवन में। हा हा हा, इमारत के एक कमरे से जोरदार हंसी की आवाज सुनाई दी। मेरे मिशन को पूरा करने के लिए लगभग सभी चीजें हो चुकी हैं। देखते हैं कि मुझे अग्नि तलवार संप्रदाय को नष्ट करने से कौन रोक सकता है। एक मध्यम आयु वर्ग का मांसल शरीर वाला व्यक्ति धीरे धीरे कमरे से बाहर आया और चेहरे पर उत्साह के साथ बोला। हालांकि अभिजात वर्ग के सामान्य क्षेत्र में सफलता कुछ हद तक मजबूरी में मिली थी, लेकिन जब तक मैं नई प्राप्त ताकत को स्थिर करने के लिए कुछ समय लेता हूं, तब तक ये ठीक रहेगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अभिजात वर्ग के सामान्य क्षेत्र में अपनी सफलता के बारे में सोचा। वह मध्यम आयु वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एडमंड हेजेग्रूव था, जिसने राक्षस आड़ू को खा लिया और एलीट जनरल दायरे में प्रवेश कर गया। उनकी सफलता यहीं नहीं रुकी, बल्कि एलीट जनरल क्षेत्र के स्तर 5 तक जारी रही। लेकिन मुझे मिशन शुरू करने के लिए सही समय ढूंढना चाहिए। उसने किसी मिशन को शुरू करने के बारे में अपने मन में सोचा। क्या हुआ एडमंड, तुम इस समय क्यों जोर जोर से हंस रहे हो? जब एडमंड किसी मिशन के बारे में सोच रहा था तो उसने उडोकिनेक्स के शब्द सुने जो थोड़े चिढ़े हुए लग रहे थे। पिछले कुछ दिनों से उडो एडमंड द्वारा सौंपे गए किसी मिशन पर काम कर रहा था और उसने आज का निर्धारित कार्य समय से पहले ही पूरा कर लिया क्योंकि वह एक रात शांति से आराम करना चाहता था। हालांकि जैसे ही वह आराम करने वाला था, उसने एडमंड की तेज हंसी सुनी और उसे देखने के लिए नीचे आया। उडो, तुम सही समय पर आए। एडमंड ने उडो के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया और आगे बोला, क्या तुम जानते हो कि आज क्या हुआ? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एडमंड ने सफलता या किसी अन्य बात के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उडो से पूछा, आज क्या हुआ होगा? तुम्हारी हंसी देखकर मैं अनुमान लगा सकता था कि तुम एक या दो छोटे मोटे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हो। उडो ने एडमंड के प्रसन्न चेहरे को देखकर मजाक में उत्तर दिया। उडो की चिड़चिड़ाहट दूर हो गई जब उसने अपने दोस्त के चेहरे पर खुशी देखी, जो उसने काफी समय से नहीं देखी थी। इसलिए उन्होंने मजाक में एडमंड के सवाल का जवाब दिया। हाँ, मैंने एक प्रमुख क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ली है, एडमंड ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। केवल एक ही प्रमुख क्षेत्र? क्या? उडो ने अपनी बात बीच में रोक दी और एडमंड के चेहरे पर चिल्लाया, क्या? हाँ, मैं एलीट जनरल रियल्म के स्तर 5 तक पहुंच गया हूं। एडमंड ने अपने बचपन के दोस्त के साथ अपनी खुशी साझा की। क्या तुम गंभीर हो? तुम इतनी जल्दी एलीट जनरल दायरे में कैसे पहुंच गए? उडो ने अपना जबड़ा खोलते हुए पूछा। हा, उडो के प्रश्न का उत्तर देने के बजाय एडमंड ने हंसते हुए उत्तर दिया। ऐसा नहीं है कि वह उडो को उस राक्षस आड़ू के बारे में नहीं बताना चाहता था जो अजाक्स ने उसे दिया था, लेकिन उसे लगा कि उडो के दिल में अजाक्स के प्रति संदेह बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने उसके सवालों का जवाब देने से परहेज किया। एडमंड को उडो के चरित्र के बारे में पता था। अगर उसे किसी पर शक होता तो वह तब तक अपना समय बर्बाद करता जब तक उसके दिल का शक दूर नहीं हो जाता। ठीक है, तो हम मिशन के अगले चरण पर आगे बढ़ेंगे। ये देखकर कि एडमंड ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, उडो ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा, इसके बजाय उसने मिशन के बारे में पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मिशन के बारे में सुनते ही एडमंड गंभीर हो गए और अपना सिर हिलाया। अभी भी इसके लिए सही समय नहीं है, उसने अपने कमरे में लौटने से पहले उडो से कहा। ठीक है, उडो ने जवाब दिया और अपने कमरे की ओर चला गया। हालांकि वह अपनी सफलता के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि यह अजाक्स से संबंधित होगी, उसने सोचा। जिस तरह एडमंड को उडो के चरित्र के बारे में पता था, उसी तरह उडो को भी एडमंड के बारे में पता था। इसलिए वह इस बात का अनुमान लगाने में सक्षम था कि एडमंड अपनी सफलता के बारे में जवाब क्यों नहीं दे रहा था। लेकिन उसने एडमंड के साथ ऐसा क्या किया कि वह 12 घंटे के भीतर ही एलीट जनरल क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो गया। इस तथ्य के बावजूद कि वह कारण का अनुमान लगाने में सक्षम था, वह नहीं जानता था कि एक कमांडर क्षेत्र साधक एक जनरल क्षेत्र साधक की साधना को कैसे बढ़ा सकता है। मुझे उस बच्चे पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उडो ने अपना सिर हिलाया और आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट गया।
भाड़े के सैनिकों के गिल्ड के मास्टर रूम में कमरे की सभी दीवारें पूरी तरह लाल रंग से रंगी हुई थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, एक मजबूत कुर्सी, मेज और अन्य छोटी मोटी चीजों के अलावा कमरे में लगभग कुछ भी नहीं था। कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसका शरीर औसत दर्जे का था जो उसकी उम्र के अनुरूप नहीं था। उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी आदरपूर्वक खड़ा था। गिल्ड मास्टर, हिज ग्रुप दस्ते के कुछ बच्चों ने उस कभी न लौटने वाले गुफा मिशन को उठाया है, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को सूचित किया। हम कुर्सी पर बैठे बूढ़े व्यक्ति, जिन्हें गिल्ड मास्टर कहा जाता था, ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा, उन्हें मिशन पर गए हुए कितने घंटे हो गए हैं? लगभग 12 घंटे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को कुछ महसूस हुआ जब उसने आश्चर्यचकित गिल्ड मास्टर को देखा, लेकिन फिर भी उसने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। हम बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। लेकिन गिल्ड मास्टर, आपने मुझे उस विशिष्ट मिशन को देखने के लिए क्यों कहा? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चेहरे पर प्रश्न चिन्ह के साथ पूछा। ओह रुल्फ, क्या तुम सचमुच इसके बारे में जानना चाहते हो? बूढ़े आदमी ने अपने सामने खड़े अधेड़ उम्र के आदमी से पूछा। रुल्फ नामक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें याद है कि पिछली बार कब किसी ने वही मिशन लिया था जो मैंने मिशन बोर्ड पर रखा था? गिल्ड मास्टर ने अपना स्पष्टीकरण एक प्रश्न से शुरू किया। हाँ, मुझे याद है। क्योंकि उस समय, ये एक खतरनाक रेटिंग मिशनों में से एक था, जिसे किसी भी व्यक्तिगत भाड़े के सैनिक या भाड़े के दस्ते द्वारा सबसे कम चुना गया था। रुल्फ ने उत्तर दिया, क्योंकि उसे कभी न लौटने वाले गुफा मिशन के बारे में सब कुछ याद था। सिर हिलाने के बाद उन्होंने कहा, क्या यह मिशन एडमंड द्वारा नहीं लिया गया था, जो अब शीर्ष 3 भाड़े के दस्तों का कप्तान था? हाँ, क्या तुम्हें पता है कि उसे ये ताकत कैसे मिली जो अब उसके पास है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और रुल्फ की ओर देखा, जो बचपन से ही रहस्यमय तरीके से उसका पीछा करता रहा था। रुल्फ ने अपनी भौं उठाए और पूछा, मुझे मत बताओ, इसका उस गुफा से कुछ लेना देना था? हा हा हा, आप क्या सोचते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने अभी भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और वह अपनी रहस्यमय मुस्कान जारी रखे रहा, जिससे रुल्फ को झटका लगा। तो ये वास्तव में गुफा ही थी जिसने उसे शक्ति दी। रुल्फ, जो बचपन से ही गिल्ड मास्टर का अनुसरण कर रहा था, उसे अच्छी तरह समझ गया, क्योंकि उसने गिल्ड मास्टर के चेहरे पर मुस्कान देखकर अपने अनुमान की पुष्टि की। गिल्ड मास्टर और रुल्फ दो। हाँ, रुल्फ की पुष्टि सुनकर गिल्ड मास्टर ने सहमति में अपना सिर हिलाया। लेकिन गिल्ड मास्टर, क्या आपने नहीं कहा कि एडमंड ने मिशन पूरा नहीं किया? इसके अलावा, वह अगले दिन मिशन को रद्द करने के लिए वापस आया। रुल्फ भ्रमित था और उसने अपनी शंकाएं पूछी। मैंने केवल इतना कहा था कि उसने उस मिशन को पूरा हुआ नहीं बताया था, गिल्ड मास्टर ने कहा, और उसने रुल्फ की ओर सिर हिलाया, जो उस समय उसके शब्दों को ठीक से समझ नहीं पाया था। रुल्फ ने अधिक स्पष्टीकरण के लिए गिल्ड मास्टर की ओर देखा। उन्होंने कभी न लौटने वाली गुफा के पीछे के रहस्य को पूरा कर लिया, लेकिन उन्होंने दुनिया के सामने इसकी घोषणा नहीं की, जैसे कि कुछ उन्हें कभी न लौटने वाली गुफा के बारे में बताने से रोक रहा था। बूढ़ा गिल्ड मास्टर एक क्षण के लिए रुका और फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोला, उस समय उसने कभी नहीं माना था कि उसने मिशन पूरा कर लिया है, लेकिन उसके कार्यों ने कुछ और ही कहानी कह दी थी। तो ये सभी मनुष्यों के लिए अच्छी बात है ना? रुल्फ उत्साहित था, क्योंकि कभी न लौटने वाली गुफा किसी व्यक्ति की साधना को बढ़ा सकती है। जब एडमंड ने मिशन लिया, तो वह केवल एक एलीट कमांडर रियलम कल्टिवेटर था। फिर भी कुछ महीनों के बाद उसकी क्षमताओं में काफी सुधार हुआ, जिससे अधिकांश भाड़े के सैनिकों ने उसकी प्रशंसा की। ओह रुल्फ, तुम अभी भी इसे नहीं समझे? बूढ़े गिल्ड मास्टर ने मूर्ख अनुयायी की ओर अपना सिर हिलाया। गिल्ड मास्टर के गंभीर शब्दों से रुल्फ का उत्साह गायब हो गया। एडमंड के भाड़े के सैनिकों के संघ को छोड़ने के बाद, मैंने उससे कभी न लौटने वाली गुफा के बारे में पूछा, जिस पर उसने उत्तर दिया, यदि आपको मेरी क्षमताओं वाला कोई साधक मिल जाए, तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद उसने मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बूढ़े व्यक्ति ने आह भरते हुए एडमंड द्वारा अतीत में कहे गए शब्दों को सटीक रूप से समझाया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने तो तुमसे भी नहीं कहा, जिसने उससे व्यक्तिगत रूप से पूछा था। गिल्ड मास्टर का स्पष्टीकरण सुनकर रुल्फ क्रोधित हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, उनके अनुसार उनके गुरु सभी में सबसे महान थे, इसलिए वह बचपन से ही स्वेच्छा से उनका अनुसरण कर रहे थे। गिल्ड मास्टर का अनुसरण करके वह एक कमजोर, शक्तिहीन बच्चे से शीर्ष साधकों में से एक बन गया। इसलिए जब उसने सुना कि एडमंड ने कभी न लौटने वाली गुफा के पीछे का रहस्य नहीं बताया, तब भी जब उसके स्वामी ने व्यक्तिगत रूप से पूछा था, तो वह क्रोधित हो गया। यह उसकी गलती नहीं है। जब उसने ये शब्द कहे तो मुझे उसमें कोई अहंकार या अनादर नहीं दिखा, लेकिन किसी अन्य कारण से वह गुफा के पीछे का रहस्य नहीं बता पाया। तब से मैंने एडमंड के समान क्षमताओं वाले उम्मीदवार को खोजने की कोशिश की, इससे पहले कि वह कभी न लौटने वाले गुफा मिशन पर जाए। हालांकि एडमंड जैसा दूसरा व्यक्ति ढूंढना असंभव था, जिसके पास समान साधना स्तर वाले अपने साथी की तुलना में अधिक युद्ध कौशल हो। गिल्ड मास्टर ने आखिरकार आह भरी।
यह एक ज्ञात तथ्य था कि केवल सामान्य क्षेत्र से नीचे के साधक ही गुफा में प्रवेश कर सकते थे, इसलिए गिल्ड मास्टर सामान्य क्षेत्र से नीचे के किसी साधक को खोजने में असमर्थ था जिसके पास पुराने एडमंड की क्षमताएं थीं। अपने चेहरे पर यह शैतानी मुस्कान बंद करो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। गिल्ड मास्टर ने रुल्फ की शैतानी मुस्कान का मजाक उड़ाया, जो उसके मासूम चेहरे के साथ उसे बिल्कुल भी शोभा नहीं देती थी। अलोस, क्या आपको लगता है कि आप उसे अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए मजबूर कर सकते हैं? गिल्ड मास्टर ने एक बार फिर से मजाक उड़ाने से पहले रुल्फ को कोई मौका नहीं दिया। मैं उसे क्यों नहीं बता सकता? रुल्फ ने असमंजस में पूछा। उनके अनुसार एडमंड के पास लेवल 5 या 6 की सामान्य क्षेत्र शक्ति थी, जहां से वह हाल ही में कुलीन सामान्य क्षेत्र में पहुंचा था। इसलिए उसे एडमंड से कभी न लौटने वाली गुफा के पीछे का रहस्य उजागर करवाने का पूरा भरोसा था। हाँ, यदि आप उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, लेकिन आप उसके रास्ते पर मत जाए। गिल्ड मास्टर ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। मास्टर, उसकी पृष्ठभूमि क्या है? अभी इस मामले को छोड़ो। चलो, स्ट्रॉन्गेस्ट 5 इवेंट पर चर्चा करते हैं। तैयारियां कैसी चल रही हैं? इससे पहले कि रुल्फ अपनी बात पूरी कर पाता, गिल्ड मास्टर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और रुल्फ के शब्दों को बीच में ही रोककर विषय को सबसे मजबूत 5 कार्यक्रम में बदल दिया, जो उनके द्वारा आयोजित किया गया था। हाँ, गिल्ड मास्टर, मैंने इस आयोजन के लिए सभी चीजों की व्यवस्था कर दी है। हालांकि राक्षस सेवकों के अचानक दिखने के कारण मैंने इस आयोजन को रोक दिया है। रुल्फ ने एडमंड की पृष्ठभूमि के बारे में नहीं पूछा और आयोजन की तैयारी के बारे में बताया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अच्छा, जब तक हम प्रकट हुए राक्षस सेवकों को हटा नहीं देते, तब तक कार्यक्रम को रोक कर रखें। इसके अलावा थोड़ा आराम भी कर लें। आप बहुत थके हुए दिख रहे हैं। गिल्ड मास्टर ने अपना सिर हिलाया और रुल्फ को थोड़ा आराम करने की सलाह दी। हाँ, गिल्ड मास्टर। रुल्फ ने अपने मालिक की सलाह मान ली और धीरे से कमरे से बाहर चला गया। हालांकि रुल्फ ने बूढ़े आदमी को अधिकांश समय गिल्ड मास्टर कहा, लेकिन वे एक मास्टर अनुयायी जोड़ी थे। हालांकि उनका बंधन इससे कहीं अधिक था। मूलतः रुल्फ एक अनाथ था जिसे अन्य बच्चों द्वारा हमेशा परेशान किया जाता था। एक दिन जब वह अपने गांव से गुजर रहा था, तो गिल्ड मास्टर ने उसे देखा और उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे भोजन दिया और विभिन्न साधना एवं युद्ध तकनीकें सिखाईं। अपने प्रति गिल्ड मास्टर की देखभाल देखकर उसे गिल्ड मास्टर में अपने पिता की झलक दिखाई दी, जिनका निधन तब हो गया था जब वह 8 वर्ष का था। इसलिए अब तक वह गिल्ड मास्टर की बात के खिलाफ नहीं गया था। गिल्ड मास्टर जो भी कहता, वह बिना किसी हिचकिचाहट के खुशी खुशी ऐसा करता। अब तुम क्या योजना बना रहे हो एडमंड, 2 बच्चों को कभी न लौटने वाली गुफा में भेजकर? रुल्फ के कमरे से चले जाने के बाद गिल्ड मास्टर ने मन ही मन सोचा। चूंकि तुमने उन्हें गुफा में भेजा है, इससे पता चलता है कि तुम उन पर भरोसा करते हो। मैं देखूंगा कि वे लौटने के बाद क्या करेंगे। क्या वे वही करेंगे जो तुमने अतीत में किया था? गिल्ड मास्टर लगातार उस गुफा के बारे में सोचता रहा जो कभी वापस नहीं लौटती, जिसके प्रति वह पिछले कुछ वर्षों से जुनूनी था। यद्यपि उसने कभी न लौटने वाली गुफा के पीछे के रहस्य को जानने की कोशिश में बहुत समय बर्बाद किया, फिर भी उसने सोचा कि यह उसके लिए समय बिताने लायक था। अल्पविराम अल्पविराम डॉट डॉट। गिल्ड मास्टर के कमरे के बाहर। मुझे आश्चर्य है कि एडमंड की पृष्ठभूमि क्या है जिसके कारण गिल्ड मास्टर भी उसे उजागर नहीं कर सका। गिल्ड मास्टर के कमरे से निकलकर रुल्फ अपने कमरे की ओर जाते हुए एडमंड की पृष्ठभूमि के बारे में सोचता रहा। क्या ये वाकई शक्तिशाली है? गिल्ड मास्टर के पास ज़रोचेस्टर प्रांत में केवल कुछ ही विरोधी हैं। इसलिए एडमंड उन कुछ विरोधियों के संप्रदायों या परिवारों में से एक हो सकता है। उसने अपना सिर हिलाया और कमरे में चला गया। ये विरोधी ज्यादातर संप्रदायों के बड़े बुजुर्ग और शाही परिवार के लोग थे। इसलिए रुल्फ ने तुरंत एडमंड का संबंध उन लोगों से जोड़ दिया और एडमंड के बारे में सोचना बंद कर दिया, क्योंकि अगर वह उन लोगों से संबंधित होता तो वह उससे गुफा के रहस्यों का खुलासा नहीं करवा सकता था। भाला दाव। अजाक्स की आत्मिक चेतना में। यदि तुम लड़ाई चाहते हो, तो आओ। अजाक्स ने लंबे भाले की ओर देखा और उसे उस पर हमला करने का इशारा किया। हुश। जब उसने उसका इशारा देखा, तो लंबा भाला एक पल के लिए घूम गया और घूमता हुआ उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही वह बहुत तेजी से घूमा, लंबे भाले की नोक पर किसी प्रकार का बल उत्पन्न हुआ, जिससे अजाक्स ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। आओ। वह चुपचाप भाले के अपने पास आने की प्रतीक्षा करने लगा, जैसे वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। स्वोश। अजाक्स ने तब तक इंतजार किया जब तक कि लंबा भाला उसके पास नहीं आ गया, फिर उसने 1 इंच दूर से उसे चकमा दिया और भाले के अग्रभाग और हैंडल के बीच के जोड़ पर वार किया। कच। अपने हमले की गति बढ़ाने के लिए उसने अपनी तलवार दाव का इस्तेमाल किया, जिसके कारण लंबा पारदर्शी भाला 2 टुकड़ों में टूट गया। सफलता। अजाक्स ने उत्साह से चिल्लाकर कहा जब उसने देखा कि लंबे भाले से निपटने में उसका विचार काम कर गया। हालांकि उसका उत्साह अधिक देर तक नहीं रहा, क्योंकि उसने देखा कि भाले के 2 हिस्से, जिन्हें उसने अभी अभी काटा था, बढ़ने लगे और 2 पूर्ण भालों में बदल गए।
दो भालों को देखकर अजाक्स को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने यह नहीं सोचा था कि लंबे भाले में इतनी अधिक वृद्धि करने की क्षमता होगी। जैसे ही दो लंबे भाले बने, अजाक्स बहुत गंभीर हो गया क्योंकि वह जानता था कि वह अब लंबे भाले को हल्के में नहीं ले सकता। एड्स बाय पब फ्यूचर स्वूश। अजाक्स, जो इस बात पर विचार कर रहा था कि उस चीज को कैसे हराया जाए, अचानक उसने एक छोटी सी प्रकाश की चमक को अपने आत्मिक चेतना रूप में प्रवेश करते देखा, क्योंकि उसे सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला मिली थी। डिंग। भाले के एक छोटे से कण ने मेजबान की चेतना में प्रवेश किया। डिंग। भाला दाव को समझने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग। कृपया उपयोगकर्ता इंटरफेस में भाला दाव विवरण की जांच करें। मैं वास्तव में अब ऐसा कुछ चाहता था, हा हा हा। अजाक्स हंसे जब उन्होंने सिस्टम नोटिफिकेशन देखा, और वह भाला से लड़ने की इच्छा बढ़ गई। लड़ने की उसकी इच्छा का कारण बहुत सरल था। उसने देखा कि जितना अधिक वह भाले से लड़ता है, भाले के दाव में उसकी समझ उतनी ही अधिक होती जाती है। बिना किसी देरी के उन्होंने जल्दी से अपना यूजर इंटरफेस चेक किया। no12beakjan.com। जल्द ही एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दी, जिस पर उसका सारा डेटा था। उन्होंने सभी डेटा की जांच नहीं की, लेकिन उन्होंने हथियार दाव अनुभाग में भाला दाव पर ध्यान केंद्रित किया। डिंग। हथियार दाव, भाला दाव स्तर 1। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रकार, बवंडर। प्रभाव, सभी भाला प्रकार के हमलों के साथ भेदन शक्ति में 20% की वृद्धि। वर्णन, जब भी मेजबान भाले का उपयोग करेगा, तो उसे बवंडर प्रभाव प्राप्त होगा, और उस भाले की भेदक शक्ति 20% बढ़ जाएगी। एक बवंडर प्रकार, कोई आश्चर्य नहीं, ये हमला करते समय हमेशा घूमता है। अजाक्स को भाले के प्रकार से आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसने लंबे पारदर्शी भाले को अपने चारों ओर घूमते हुए हमला किया। हालांकि, छेदन में 20% की वृद्धि बहुत अधिक थी। स्वूश। जब वह सीखे गए भाला दाव के प्रभाव के बारे में सोच रहा था, तो दो लंबे भाले बिजली की गति से उस पर झपटे। आर्ग। हालांकि, उसके हाथ में तलवार होने के कारण वह स्वतः ही आने वाले भाले के हमलों से बच जाता था। फिर भी, वह एक भाले को पूरी तरह से चकमा देने में असमर्थ रहा। वह भाला उसके हाथ में घुस गया, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगा। लानत है भालों पर, मैं तो बस अपने नए भाले की जांच कर रहा था। हालांकि अजाक्स ने ऐसा कहा, लेकिन वह जानता था कि भाले की जांच करने में वह एक पल के लिए लापरवाह हो गया था। लेकिन, उसके लिए यह जानना महत्वपूर्ण था कि उसका भाला दाव क्या कर सकता है। इसलिए उन्होंने जो भाला दाव प्राप्त किया था उसके बारे में जानकारी की जांच करने पर उन्हें कोई अफसोस नहीं हुआ। इसके विपरीत, वह अपने नए भाले को उन दो लंबे भालों के विरुद्ध आजमाने के लिए उत्सुक था, जो एक बार फिर उसे छेदने के लिए आ रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। यद्यपि मेरे पास अपना नया भाला दाव आजमाने के लिए भाला नहीं है, फिर भी मैं भालों के विरुद्ध इसका ज्ञान प्रयोग कर सकता हूं, अजाक्स ने मन ही मन सोचा। अब वह जो करना चाहता था वह यह था कि दोनों हथियारों का 2 चरणों में उपयोग किया जाए। पहले चरण में, वह भालों के आक्रमण की भविष्यवाणी करने के लिए भाला दाव का उपयोग करना चाहता था, और दूसरे चरण में, वह उन्हें काटने के लिए अपने सबसे तेज प्रकार के तलवार दाव का उपयोग करना चाहता था। अगर मेरी योजना अच्छी तरह से हुई, तो मुझे भाला दाव और तलवार दाव दोनों मिलेंगे, उसने अनुमान लगाया क्योंकि उसने दो आने वाले भालों को देखा। जल्द ही, उन्होंने भालों पर ध्यान केंद्रित किया और भालों की चाल के ज्ञान का उपयोग करके उनकी गति का अनुमान लगाया और अपनी तलवार दाव का उपयोग करके तलवार के साथ खुद को तैयार किया। मानो उन्हें कुछ आभास हो गया हो, लंबे भाले उत्तेजित हो गए और उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी तथा उसकी ओर झपटे। पहले की तरह, वह उनके अपने पास आने का इंतजार कर रहा था ताकि वह उनका फायदा उठाकर उन्हें नष्ट कर सके। कोशिश। टाइम। हालांकि, लंबे भालों की गति इतनी तेज थी कि वह अपनी तलवार से उन्हें बड़ी मुश्किल से ही रोक पाया। यदि मैंने तलवार दाव नहीं सीखा होता तो मैं बहुत पहले ही एक भाला खो चुका होता, दो भालों की तो बात ही छोड़िए, जिनकी गति भी बढ़ गई होती। अजाक्स खुश था कि उसने पूरी रात अभ्यास करके तलवार दाव सीखा था। अजाक्स ने जो सोचा वह बिल्कुल सही था। अगर उसकी तलवार दाव न होती, तो उसकी आत्मा चेतना का रूप सामान्य गति से सिर्फ एक लंबे भाले से नष्ट हो जाता। यद्यपि वह उनसे लड़ने के लिए अपनी तात्विक आत्माओं का उपयोग कर सकता था, किंतु वे उस समय उसकी आत्मिक चेतना में नहीं थे तथा आंतरिक दुनिया में साधना कर रहे थे। इसलिए उसके पास भरोसा करने के लिए केवल उसकी छोटी तलवार और तेज प्रकार की तलवार दाव ही थी। इसके अलावा, उसने अपनी तात्विक आत्माओं को आंतरिक दुनिया से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ रहा। मुझे हमेशा अपनी मौलिक आत्माओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये सिर्फ एक लंबा पारदर्शी भाला है और मैं इससे लड़ सकता हूँ। अजाक्स ने खुद को प्रेरित किया और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। इसी समय, लंबे भालों ने अपने अगले भेदी हमले की तैयारी कर ली। वे उसी गति से उसकी ओर दौड़े जिस गति से उन्होंने पहले हमला किया था, तथा अपनी घूमती हुई क्रिया को जारी रखा। हालांकि, इससे पहले कि वे अजाक्स तक पहुंच पाते, उसने अपनी आंखें खोली और अपनी पूरी आक्रमण गति के साथ उन पर हमला कर दिया। एक तलवार की लहर जो कि मौलिक आत्मा की दुनिया में सेरानों को प्रभावित करने के लिए उसके द्वारा बनाई गई तलवार की लहर की तुलना में बहुत बड़ी और शक्तिशाली लग रही थी, तब प्रकट हुई जब उसने वार किया।
स्पीयर को समझना। स्वूश, कच, कच, तलवार की लहर ने आसानी से दो लंबे भालों को काट दिया, जो अजाक्स से लगभग 3 मीटर दूर थे। जैसे ही लंबे भाले क्षतिग्रस्त हुए, वे प्रकाश के दो छोटे कणों में बदल गए, जिनमें से प्रत्येक एक लंबे भाले से निकला था, और अजाक्स की आत्मा चेतना के रूप में प्रवेश कर गए। डिंग, एनोप वेल बी इन डॉट सी ओम। मेजबान को भाला दाव में थोड़ी सी समझ प्राप्त होती है। डिंग, मेजबान को भाला दाव में थोड़ी सी समझ प्राप्त होती है। दो सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर वह खुश होने की बजाय निराश हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उनकी निराशापूर्ण अभिव्यक्ति ये थी कि उन्हें अपने किसी भी हथियार में सफलता नहीं मिली। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते हैं कि शस्त्र दाव को शिखर तक साधना वास्तव में समय लेने वाली बात है। हालांकि, जब उन्होंने उन लोगों के बारे में सोचा जो शस्त्र दाव में अपनी समझ को थोड़ा बढ़ाने के लिए वर्षों समर्पित करने को तैयार थे, तो उन्हें अपनी समझ में हुई थोड़ी सी वृद्धि से बेहतर और संतुष्ट महसूस हुआ। जैसे ही वह दूसरे राउंड में अपनी बढ़त की जांच कर रहा था, ठीक पहले की तरह टूटे हुए लंबे भाले के 4 टुकड़े 4 लंबे भालों में बदल गए, जिससे अजाक्स को खुशी और चिंता दोनों महसूस हुई। वह खुश था क्योंकि वह प्रत्येक लंबे भाले को नष्ट करने के साथ थोड़ी समझ हासिल कर सकता था, लेकिन वह चिंतित महसूस कर रहा था क्योंकि वह नष्ट होने पर लंबे भाले की गुणन क्षमता की सीमा के बारे में सोच रहा था। फिर भी, वह अपनी सीमा तक पहुंचे बिना अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहता था और जल्दी से अपनी युद्ध रणनीति की योजना बनाने लगा कि कैसे 4 लंबे भालों से लड़ा जाए। मुझे एक भाले को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और साथ ही अन्य 3 की रक्षा भी करनी चाहिए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अन्य भालों पर आक्रमण करने से पहले एक भाले पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह विचार मन में रखते हुए, वह युद्ध की मुद्रा में खड़ा हो गया और एक भाले पर ध्यान केंद्रित करते हुए अन्य 3 भालों पर नजर बनाए रखी। भाले अपनी सामान्य गति से उसकी आत्मिक चेतना को छेदने के लिए उस पर झपटे। अजाक्स को पहले से ही अपने हाथ में भाले के चुभने का दर्द महसूस हो रहा था, और वह अपने आत्मिक चेतना रूप में भाले से चुभना नहीं चाहता था। यद्यपि वह दर्द सहने का आदी था, परंतु आध्यात्मिक चेतना के रूप में उसे जो दर्द महसूस हुआ, वह उसके बचपन में सहे गए सभी दर्दों की तुलना में सबसे बुरा था। इसलिए, वह चाहता था कि वह फिर कभी भालों से न छिदे, इसलिए उसने अपना ध्यान एक भाले पर केंद्रित किया और अपनी दूसरी नज़र शेष 3 लंबे भालों पर रखी। स्वूश, एड्स बाय पब फ्यूचर। चारों लंबे भाले अजाक्स पर झपटे, जो अपने चेहरे पर दृढ़ निश्चयी भाव लिए खड़ा था और हमला करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। टिनिंग, कच, अजाक्स ने अपनी सबसे तेज तलवार दाव का प्रयोग करके 4 में से 3 भालों को विक्षेपित कर दिया तथा जिस अंतिम भाले पर उसका ध्यान केंद्रित था उस पर वार करके उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। डिंग, मेजबान को भाला दाव में थोड़ी सी समझ प्राप्त होती है। हालांकि, उसने इसकी जांच नहीं की क्योंकि उसका ध्यान उस लंबे भाले के 2 टुकड़ों पर था जिसे उसने अभी अभी काटा था, क्योंकि वह जानना चाहता था कि क्या इससे 2 लंबे भाले बनेंगे या नहीं। उफ, अजाक्स ने एक आह भरी जब उसने देखा कि टूटे हुए टुकड़े बिना किसी हलचल के हवा में तैर रहे थे, जिससे उसे राहत मिली। 20% आक्रमण गति एक अच्छा प्रभाव है। इसके बाद उन्होंने लेवल 1 तलवार दाव के प्रभाव की प्रशंसा की। वह स्तर 1 तलवार दाव से 20% हमले की गति के कारण 3 लंबे भालों को विक्षेपित करने में सक्षम था। उन्होंने अपना समय विचार करने में नहीं लगाया और भालों से युद्ध पर ध्यान केंद्रित किया। स्वूश, एड्स बाय पब फ्यूचर। ट्रिनग, यद्यपि वह एक और लंबे भाले को नष्ट नहीं कर सका, लेकिन इस बार वह तीनों भालों को आसानी से नष्ट करने में सक्षम था, क्योंकि पहले एक भाले को काटने में सफल होने के बाद दोनों हथियारों के बारे में उसकी समझ थोड़ी बढ़ गई थी। इसके अलावा, चून की विपरीत पक्ष के पास एक भाला कम था, इसलिए 4 भालों के पहले दौर की तुलना में उसकी लड़ाई थोड़ी आसान हो गई। मेरी चाल ढाल सहज होती जा रही है और तलवार चलाने की मेरी समझ पहले से कहीं बेहतर हो गई है। चून की 3 भालों के साथ लड़ाई न तो बहुत आसान थी और न ही बहुत अधिक शक्तिशाली, इसलिए अजाक्स उत्साहित हो गया और अपनी लड़ाई की मुद्रा में एक ही स्थान पर खड़ा होकर भालों के उस पर हमला करने की प्रतीक्षा करने लगा। वह कभी भी अपने स्थान से नहीं हिला, क्योंकि यदि वह हिलता तो स्थिति और अधिक जटिल हो जाती और चारों ओर से 3 भालों से घिर जाता। अजाक्स ने हमेशा तीनों भालों को एक ही दिशा में रखा, ताकि वह आसानी से ध्यान केंद्रित कर सके और उनके छिपे हुए हमलों से खुद का बचाव कर सके। जल्द ही भालों का एक और दौर शुरू हो गया और अजाक्स ने उनके अपने पास आने का इंतजार किया, फिर अपनी 20% आक्रमण गति का उपयोग करके उनमें से एक को नष्ट कर दिया, जबकि अन्य 2 भालों को विक्षेपित कर दिया। डिंग, हमेशा की तरह, उसे सिस्टम नोटिफिकेशन मिला, लेकिन उसने इसे देखने की जहमत नहीं उठाई और भाला दाव में समझ हासिल करने की भावना का आनंद लिया। हालांकि यह केवल कुछ ही क्षणों तक चला, लेकिन लालच भरी आंखों से दोनों भालों को देखने से पहले उसने इसकी अनुभूति का आनंद लिया। वह लालची हो गया क्योंकि 2 लंबे भाले संभवतः उसे 2 प्रकाश बिंदुओं के साथ भाला दाव के स्तर 2 तक पहुंचने में मदद कर सकते थे। एक बार जब मैं भाला दाव में स्तर 2 पर पहुंच जाता हूं और हमला करने के लिए ब्लडल्स भाले का उपयोग करता हूं, तो मेरे खिलाफ कौन खड़ा होगा? हे, अजाक्स ने चालाकी से हंसते हुए कहा, जो उसके अनुकूल नहीं था। इस बार उनके उस पर टूट पड़ने का इंतजार करने के बजाय, उसने उन पर टूट पड़ने की पहल की।
अजाक्स को भागते देख दो लंबे भालों ने अपनी गति बढ़ा दी और उस पर टूट पड़े। हाँ, तो तुम भी मुझे देखकर उत्साहित हो। तो आओ। अजाक्स को उनके लिए किसी तरह की उत्तेजना का एहसास हुआ जब वे उसके पास दौड़े और मुस्कुराए। अब उसे कोई चिंता नहीं रह गई थी, क्योंकि प्रत्येक भाले के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था, तथा भाले के दांव में प्रत्येक छोटी सी वृद्धि भी हो रही थी। भाला दांव में वृद्धि से न केवल भाले की भेदक शक्ति में वृद्धि हुई, बल्कि भालों के बारे में उसकी समझ भी बढ़ गई, इसलिए वह यह महसूस करने में सक्षम था कि भाले स्पष्ट रूप से उत्तेजित थे, जब उन्होंने उसे देखा तो वे उनकी ओर दौड़े।